नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जमीन पर मजबूत होगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी रणनीति पर कर रही हैं काम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसान एक नज़र खेत पर और दूसरी नज़र बॉर्डर पर रखे, ये बयान दिया है राकेश टिकैत ने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान, किसान आंदोलन के बीच प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। तो दोस्तों, क्या हरियाणा में डर गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब पंचायत चुनाव नहीं होंगे, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि क्या भाजपा डर गई है। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में इस तरह से जमीन पर मजबूत होगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी इस रणनीति पर कर रही हैं काम। जी हां दोस्तों, राजीव गांधी ने ग्राम कांग्रेस का सपना देखा था। इसके जरिए वे ग्रामीण भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत करना चाहते थे। अपने पिता के इसी सपने को पूरा करते हुए प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दोबारा खड़ा करना चाहती हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संगठन को गांव, न्याय, पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर मजबूत करने की गंभीर कोशिशें हो रही हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि वह मतदाताओं में गैर भाजपाई विचारधारा के लोगों को अपने साथ जोड़े और एक मजबूत विपक्ष बनकर खड़ी हो। कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं से पार्टी के निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी कांग्रेस की बड़ी समस्या थी। इसका नतीजा होता था कि ऊपर लिए गए फैसले और नीतियां निचले स्तर तक नहीं पहुंचती थी। मनमोहन सिंह सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में जनता के लिए काफी अच्छे काम किए, लेकिन इन योजनाओं को भाजपा की तरह निचले स्तर तक पहुंचाने का तंत्र गायब था। इसका परिणाम हुआ कि मनमोहन सरकार के अच्छे काम निचले स्तर तक नहीं पहुंचे, जबकि भाजपा और अन्य दलों का विरोध ज्यादा जोर शोर से सुनाई पड़ा। इससे जनता में कांग्रेस के प्रति मोह भंग हुआ और जो यूपीए के 5 साल पहले 2009 में बहुमत पाकर सत्ता में आई थी, लेकिन अगले ही चुनाव में बुरी तरह पिछड़ गई, खुद कांग्रेस 44 पर सिमट कर रह गई। लेकिन कांग्रेस ने अब अपनी इसी कमी को महसूस किया है और पार्टी को निचले स्तर पर मजबूत करने का काम शुरू किया है। प्रियंका ने किया ये बदलाव। प्रियंका गांधी के विशेष सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अमर उजाला से कहा कि कांग्रेस इस बात को बखूबी समझ रही है कि गांव, पंचायत और ब्लॉक जैसे सबसे निचले स्तर पर मजबूत हुए बिना पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। प्रियंका ने जब उत्तर प्रदेश संगठन का काम संभाला तो उन्होंने सबसे पहले प्रदेश के हर जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यह समझने की कोशिश की कि पार्टी से किस स्तर पर चूक हो रही है और पार्टी किस तरह दोबारा अपनी जमीन वापस पा सकती है। सबसे राय लेने के बाद ग्राम स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति पर काम किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने लगातार दौरा किया, निचले स्तर पर बैठकें की और किसान महापंचायतों के जरिए लोगों को साधने की कोशिश की। मार्च महीने में अब यही कोशिशें पूर्वी उत्तर प्रदेश में की जाएंगी। इसका पंचायत चुनावों के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लाभ मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान एक नजर खेत पर व दूसरी नजर बॉर्डर पर रखें, टिकैत। जी हां दोस्तों, मंगलवार दोपहर को भाजपा नेता राकेश टिकैत झज्जर पहुंचे। ग्वालिशन रोड पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बात करने को तैयार नहीं है। सरकार एमएसपी निर्धारित नहीं कर रही है, कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा रहा है, किसानों की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इससे लगता है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा। टिकैत ने कहा कि इस साल के अंत तक मामला सुलझने के आसार हैं। किसानों को सलाह दी गई कि किसान एक नजर खेत पर व दूसरी नजर बॉर्डर पर रखें। किसानों का आंदोलन पूरी तरह मजबूत है। एमएसपी नहीं मिलने से पूरे देश के किसान को नुकसान है। किसान अपना नुकसान व फायदा पूरी तरह से जानता है। आज किसान जागरूक हो चुका है, अपने हकों की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहा है। उनके साथ यूनियन के महासचिव डिम्पी अहलावत मौजूद थे। वे राजस्थान के झुंझुनू जाते समय कुछ देर के झज्जर बाईपास पर रुके थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान, किसान आंदोलन के बीच प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव। जी हां दोस्तों, हरियाणा सरकार किसान आंदोलन के बीच पंचायत चुनाव नहीं कराएगी। आंदोलन से बने वातावरण के ठीक होने के बाद ही चुनाव कराने का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए अभी वातावरण ठीक नहीं है। दबाव के विषय चले होने से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। जैसे ही वातावरण ठीक होगा वैसे ही चुनाव कराएंगे। सीएम ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो चुका है। पंचायतों में प्रशासक लगाए जा चुके हैं। विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सरकार चुनावों के लिए तैयार है और नई पंचायतों का गठन भी किया जा चुका है। विकास एवं पंचायत विभाग के अनुसार अधिकतर पंचायतों ने शासकों को रिकॉर्ड सौंप दिया है। कुछ पंचायतें रिकॉर्ड देने में आनाकानी कर रही है। अगर उन्होंने रिकॉर्ड नहीं सौंपा और जांच में गड़बड़ी पाई गई तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से मांगा 3 बड़े सवालों का जवाब।
कहा, भारत सरकार की कायरता भविष्य में दुखद परिणाम देगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी से 3 बड़े सवालों के जवाब मांगे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि छात्रों के सवालों का, बेरोजगारी के इन सालों का, व्यवसायों में पड़े तालों का आज हिसाब दो। #मोदी जवाब दो। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक और ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, चीन ने भारत को धमकी देने के लिए अपनी पारंपरिक और साइबर सेना जुटाई। भारत सरकार को लगा झटका। मेरे शब्दों को चिन्हित करें। डेप्सांग में हमारी जमीन चली गई है और डीबीओ असुरक्षित है। भारत सरकार की कायरता भविष्य में दुखद परिणाम देगी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ ऑनलाइन डिस्कशन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगी इमरजेंसी को गलत बताया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने यह बात तत्कालीन मोदी सरकार के संदर्भ में कही। राहुल गांधी ने कहा, इमरजेंसी एक गलती थी, पर उस समय देश में जो भी हुआ और जो आज हो रहा है, दोनों में फर्क है। डिस्कशन के दौरान राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस कभी भी संवैधानिक ढांचे को हथियाने का प्रयास नहीं किया। हमारी पार्टी इसकी इजाजत नहीं देती है। यदि हम चाहें तो भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की राय से अलग बोलना देशद्रोह नहीं, फारूक अब्दुल्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की राय से अलग, विरुद्ध राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। दरअसल फारूक के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि फारूक अब्दुल्ला के बयान को देखते हुए उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता रजत शर्मा पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चीन से मदद लेने की बात कही थी। इस आरोप को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खारिज कर दिया था। पार्टी ने कहा कि अब्दुल्ला ने कभी भी नहीं कहा कि चीन के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 की वापसी कराएंगे। उनके बयानों को गलत तरीके से और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। रजत शर्मा ने अपनी याचिका में कहा, फारूक अब्दुल्ला ने देशद्रोही कार्य किया है। उनके खिलाफ न केवल गृह मंत्रालय को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि उनकी संसद सदस्यता भी रद्द की जाए। अगर उनको संसद सदस्य के तौर पर जारी रखा जाता है तो इसका अर्थ है कि भारत में देश विरोधी गतिविधियों को स्वीकार किया जा रहा है और ये देश की एकता को नुकसान पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रजत शर्मा की याचिका को खारिज करते हुए उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने ये जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि याचिकाकर्ता फारूक अब्दुल्ला के उस कथित बयान को साबित नहीं कर पाया जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 370 पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की मदद मांगी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। जी हां दोस्तों, 3 मार्च बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए महिला उत्पीड़न के मामलों में सरकार पर असंवेदनशील और लापरवाह रवैया अपनाने का आरोप लगाया। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा, उत्तर प्रदेश में वैसे तो हर प्रकार के अपराध चरम पर होने से अपराध नियंत्रण पर काफी बुरा हाल है, लेकिन खासकर दलित और महिला उत्पीड़न एवं असुरक्षा की आए दिन होने वाली दर्दनाक व शर्मनाक घटनाओं से हर तरफ चिंता है। ऐसे संगीन मामलों में भी सरकार की असंवेदनशीलता पर व लापरवाही अति दुखद है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा, हाथरस में दलित उत्पीड़न व पिता की हत्या तथा गुजरात में दलित आरटीआई कार्यकर्ता की निर्मम हत्या यह साबित करती है कि कांग्रेस पार्टी की तरह भाजपा सरकार में भी दलितों, शोषितों और महिलाओं आदि की जान तथा आत्मसम्मान कतई सुरक्षित नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको, जुमले खाओ। एलपीजी के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर प्रहार। जी हां दोस्तों, एलपीजी के दामों में हुई बढ़ोतरी पर सोमवार को राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर लिखा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ गए हैं। जनता के लिए मोदी सरकार के विकल्प, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको और जुमले खाओ। यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने महंगाई के विषय पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इससे पहले भी वह इसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। बता दें कि एलपीजी के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। महंगाई को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिरी नजर आ रही है। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार होती बढ़ोतरी ने जनता का बुरा हाल कर दिया, तो वहीं अब रसोई गैस के दामों में आई इजाफे ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ऐसे में सियासी दलों ने भी सरकार के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। गौरतलब है कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में पिछले 4 दिनों में दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। सभी श्रेणियों के एलपीजी के दाम आज
1 मार्च से 25 रुपए प्रति सिलेंडर और बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़े हैं। यही कारण है कि पिछले 4 दिनों में रसोई गैस सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। मार्च महीने के शुरू होने के साथ ही जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। इससे पहले 25 फरवरी महीने को रसोई गैस के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में कुछ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कैंपेन में जुट गई हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल टीएमसी की मदद से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। बंगाल चुनाव को लेकर आरजेडी ने फैसला किया है कि राजद बंगाल की कुछ विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के नंबन में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ममता को पूर्ण समर्थन प्रदान करना लालू का निर्णय है। यादव ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता भाजपा को बंगाल की सत्ता में आने से रोकना है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सबसे बड़ी बात साहस का समर्थन है। बीजेपी के खिलाफ तेजस्वी भाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम भी लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों के लिए 8 चरणों में चुनाव होंगे। 2 मार्च को पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी। 27 मार्च को मतदान होगा। 2 मई को नतीजे आएंगे। इसी तरह दूसरे चरण में बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर सहित 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को मतदान होगा। बंगाल में तीसरे चरण की अधिसूचना 12 मार्च को जारी होगी और 6 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में कुल 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। चौथे चरण की 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना 16 मार्च को जारी हो जाएगी और 10 अप्रैल को मतदान होगा। पांचवें चरण की 45 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना 23 मार्च को जारी होगी। मतदान 17 अप्रैल को होगा। छठे चरण की अधिसूचना 26 मार्च को जारी होगी। मतदान 22 अप्रैल को होगा। छठे चरण में कुल 4 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। 7वें चरण की अधिसूचना 31 मार्च को जारी होगी। 26 अप्रैल को मतदान होगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।